में कोई काम होता है। और ईवीएम एक ऐसी मशीन है जिसका किसी भी तरीके से किसी भी कोई भी तरह की टेम्परिंग होना पॉसिबल ही नहीं है। ये आरोप जितने विपक्ष लगाओ या कोई भी लगाओ, ये बेबुनियाद आरोप होते हैं, इस बारे में भी सबको पता है। लेकिन क्या कहते हैं, कुछ नहीं मिलता है तो वो कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो कुछ ना कुछ तो उनके लिए कहना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। अभी फिलहाल में अब इनकी तरफ रुझान जाते जाएंगे तो ईवीएम अब ठीक रहेगी क्या? ईवीएम अब खराब नहीं होगी? जिस तरीके से रुझान आपकी तरफ आ रहा है, इंडिया यानी कि समाजवादी पार्टी जो कैमबैक कर रही है, अब ईवीएम पे ठीकरा नहीं फोड़ेंगे ये लोग, क्योंकि अब तो भाई इनके लिए जनता ने स्वीकार कर लिया, अब ईवीएम ने नहीं किया है। तो अगर ऐसा है, ये बेबुनियाद बातें करके अपने ऊपर एक हंसी का मजाक का पात्र बनाना होता है हर नेता हर पार्टी के लिए। इस तरीके की जो बातें होती हैं, हर नेता को सोच समझ के बयान जारी करने चाहिए, क्योंकि इतने समय का राजनीतिक अनुभव होता है, ये बार बार इधर उधर के जवाब देना भी कोई भी किसी पार्टी के नेता को शोभा नहीं देता है। अच्छा, क्या इसके इसके पीछे ये भी एक बड़ी वजह रहती है कि जो अपने कार्यकर्ता हैं उनको खुश करने के लिए या अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटने के लिए वो इस तरह का बयान देते हैं अगर हार गए, क्योंकि उनके कार्यकर्ता तो सवाल पूछेंगे ना कि आप लगातार क्यों हार रहे हैं। तो इस वजह से कार्यकर्ताओं के मन में एक इस तरह की भावना लेकर आना कि ईवीएम हैक हो गया या इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष नहीं है, तो इसके जरिए वो अपनी जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश करते हैं। जिम्मेदारी से बचना या इस चीज पे, ये इनके हर किसी पार्टी की जो एक एनालिसिस टीम होती है, उनकी जो अंदरूनी एक टीम होती है जिसपे ये लोग एनालाइज करना चाहिए, उस पे लेके उन्हें विचार करना चाहिए कि आखिर हमारी क्या कमियां रही, क्या चीजें कमियां नहीं रही। ये ठीकरा फोड़ना, सरकारी मशीनरी पे ठीकरा फोड़ना, ये तो किसी पे कोई भी आरोप लगा के निकल लो, ये कोई शोभा नहीं देता है किसी पार्टी के लिए। आज आप जीत रहे हो तो ईवीएम ठीक है, आज आपका जनाधार आ रहा है तो ईवीएम ठीक है, कल के लिए कार्यकर्ता कार्य किसी समय पे तो 2022 के चुनाव में जब विधानसभा चुनाव था, तो आपकी जितना युवाओं मंडली जो हुआ करती थी अखिलेश की, वो जवानी कुर्बान टाइप जो पूरे तरीके से वो थे, तो उनका कहीं ना कहीं हुजूम भी आपके लिए कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस में चुनाव आपको लेकिन इस बार उस चीज के लिए आपने सुधारा, उस चीज का मंथन किया था कि आखिर हमें क्या करना चाहिए। उसके रुझान आपको सामने देखने के आ रहे हैं कि अखिलेश यादव एक बड़े नेता उभर के आ रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर दोबारा, और अखिलेश यादव का जनाधार है जो बढ़ता नजर आ रहा है। अब बीजेपी को इस पे मंथन करने की जरूरत है कि आखिर उन्होंने ऐसी क्या चीजें कमी रहेगी जो उनको कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जनता ने स्वीकार किया है, कि आखिर क्या ऐसी कमियां रहेंगी। इस चीज पे बीजेपी को बहुत ज्यादा विचार करने की जरूरत है कि उत्तर प्रदेश के अंदर क्या ऐसा है, क्योंकि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव आ जाएंगे 2-3 साल बाद, तो उस पर भी एक बहुत बड़ा निर्णय अभी से ही। लेकिन बीजेपी एक ऐसी पार्टी है, देखिए क्षेत्रीय पार्टी क्या होती है, जैसी चुनाव जीत जाती है तो ओवर कॉन्फिडेंस और जश्न में डूबी रहती है, और वो भूल जाती है कि आने वाले समय में क्या चुनाव आ रहा है। लेकिन बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिस दिन से हारती है, यानी कमी कोई भी कमियां रह जाती हैं, उसके सेकेंड डे से ही उस पर तैयारी, आने वाले चुनाव की तैयारी शुरू करती थी सेकेंड डे से। यही बीजेपी के कारण है कि लगातार वो इस तरीके से इतने समय से सरकार में बने हुए हैं। हिमांशु, लेकिन जिस तरीके से अगर मायावती की बात करें, जिसकी 2019 के चुनाव में अच्छी खासी सीट आ गई थी, मतलब 10 सीटों तक वो जीतने में कामयाब रही थी, लेकिन इस बार उनका शून्य का आंकड़ा नजर आ रहा है। तो मायावती का भविष्य आपको क्या नजर आता है, क्योंकि यूपी में एक समय पे वो कई बार की मुख्यमंत्री रह चुकी है। देखिए मायावती के बारे में जो भी टिप्पणी की जाए वो मुझे लगता है कोई भी नहीं, क्योंकि उनका ये पर्सनल विषय हो सकता है स्वास्थ्य इश्यूज रहे या उनकी पार्टी के नेताओं को जिस तरीके से मायावती के यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या रहती है कि हिमांशु, कि मायावती अपने आप में एक सिंगल विंडो पावर है। मायावती के यहाँ पे ना उनका महासचिव ना उनका कोई पार्टी का नेता किसी भी नेता को कोई बयान जारी या किसी भी नेता को कोई भी किसी भी तरीके की निर्णय लेने की डिसीजन पार्टी की तरफ से नहीं दिए जाते हैं। अब मायावती जी के साथ में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि वो ग्राउंड पे नहीं निकलती हैं, वो फील्ड में नहीं जाती हैं, ना जनता के साथ संवाद है उनका, ना नेताओं के अपने साथ संवाद है। सुनने में तो ये भी आता है कि लगातार सूत्र ये बताते हैं अगर किसी नेता को भी उनसे मिलना हो तो उसमें भी हो सकता है कि बहुत ज्यादा समय लगे। यही कारण है कि मायावती की पार्टी जो बीएसपी है उसका पतन हो चुका है। यूपी के अंदर से पहले भी वो लगातार सुपड़ा साफ रहा है उनका, आज भी वो जीरो है, नील बट्टे सन्नाटा। बीएसपी का जो वोट बैंक है वो इधर उधर सेटल हो चुका है। वोटर भी समझ चुका है कि आखिर हम कब तक एक पार्टी का नाम के साथ हम जुड़े रहेंगे, हम किस अपने नेताओं को मानते रहेंगे, क्योंकि वो चीजें ग्राउंड पे नहीं दिखती हैं। किसी भी वोटर अपने यानी कि जो प्रत्याशी के नीचे जो जनता होती है जो आपको वोट करता है, उस वोट जो वोटर होता है उसके लिए अपने प्रत्याशी से बहुत सारी आशाएं रहती हैं कि हमारे लिए आप ये नया करोगे, आप आ जाओगे तो हमारे लिए ये समस्याओं का समाधान हो जाएगा, आप हमारे समाज के प्रति खड़े हो पाएंगे। लेकिन वो समाजवादी पार्टी लगातार कहीं ना कहीं खड़ी होती नजर आई है, अपने प्रत्याशी के लिए लेके खड़ी है, अपने कार्यकर्ता को लेकर। लेकिन बीएसपी के अंदर ऐसा कुछ नहीं आता है। इवन इन्होंने जो अपना क्या उत्तराधिकारी घोषित किए थे, यानी कि अपने भाई के बेटे जो थे आकाश आनंद,
उन्होंने जिस तरीके से सभाएं करी, सभाएं करने के बाद लगातार उनका क्रेज भी ऐसा नहीं है देखने में आया था, लेकिन अचानक ऐसा क्या होता है कि उनके एक बयान से बवाल खड़ा होता है यूपी के अंदर, और बहन जी आनन फानन में एक ऑर्डर जारी करती हैं और उनके जितने भी उत्तराधिकारी के इनके यानी जो पद होते हैं उनको निष्कासित कर दिया जाता है। इवन उत्तराधिकारी के पद से भी निष्कासित कर दिया जाता है। आखिर ऐसा क्या डर है, क्या भय है, ये तो उनकी अंदरूनी ही मतलब बात होगी। इस बारे में कोई भी कह पाना या समझ पाना ये समझ से बाहर है। लेकिन फिलहाल फिर ये मतलब यही कहूंगा कि बीएसपी का जो जनाधार है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में बीएसपी कहीं स्टैंड नहीं कर पाएगी। और मुझे जिस तरीके से इन्होंने बीएसपी परफॉर्मेंस जो अपनी है वो जीरो जा रही है, क्योंकि ये ग्राउंड पे कोई काम नहीं करते हैं, प्रचार प्रसार पे कोई ध्यान नहीं देते हैं। जनताओं के बीच बीएसपी का कोई भी कैंडिडेट या बीएसपी का कोई नेता जाने के लिए तैयार नहीं है। हिमांशु, आखिरी सवाल मैं आपसे ले रहा हूं, आखिरी क्वेश्चन है मेरा आपसे। जिस तरीके से अब आप मुझे बताइए कि अभी तक